नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सरकार स्पेशल एडिशन, सीधे देवभूमि की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून की ठंडी और शांत वादियां अचानक यहां पर एक सियासी तपिश देखने को मिली और वो तपिश ऐसी बढ़ी कि सत्ता परिवर्तन हो गया। नई सरकार तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में गठित हो गई और केवल मुखिया ही नया नहीं बल्कि कैबिनेट भी, जो टीम 11 है, वो भी गठित हो चुकी है। इतना ही नहीं, नई कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई और उस बैठक में क्या कुछ खास फैसले रहे आपको दिखाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तीरथ कैबिनेट के दो बड़े फैसले। पहली कैबिनेट में तीरथ सरकार ने किया बड़ा बदलाव। कोविड में दर्ज सभी मुकदमे होंगे वापस। घर बनवाने के लिए नक्शा पास की जरूरत नहीं। तीरथ सिंह रावत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में दो बड़े फैसले ले चुके हैं। पहला फैसला कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेना और दूसरा फैसला जिला विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास करने का अधिकार वापस लेने से संबंधित है। शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में हुए तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य मंत्री भी शामिल हुए थे। साल 2016 से पहले गठित जिला विकास प्राधिकरणों की हैसियत में कोई बदलाव नहीं किया गया। जिन प्राधिकरणों पर इसका प्रभाव पड़ेगा उनके संबंध में विस्तृत अध्यक्ष करने और समुचित सुझाव देने के लिए वंशीधर भगत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। सुबोध उनियाल और अरविंद पांडे इस कमेटी के सदस्य होंगे। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जो कार्यकर्ताओं की और प्रदेश की एक एक भावनाओं को बहुत ढंग से जानते हैं, मर्मज्ञ हैं इसके। उन्होंने जो निर्णय लिया है कि जो प्राधिकरण जब से लागू हुआ है उससे पहले की स्थिति क्या थी, हमने उसको बहाली की मांग की और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी जन भावनाओं को देखते हुए तत्काल उन्होंने निर्देश दिया और हम 2 मंत्रियों की कमेटी बनाई। माननीय वंशीधर भगत जी हमारे वरिष्ठ हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो हम लोग 2 लोग सदस्य हैं उसमें और दोनों लोग मिलके जो आम जनता को इस प्राधिकरण की वजह से दिक्कत आ रही थी उसका रिपोर्ट हम बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर कमेटी समिति की बैठक से हम रिपोर्ट देंगे ताकि प्राधिकरण से आम जनमानस को निजात। तीरथ सरकार के 2 बड़े फैसलों में जिला विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास कराने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इस फैसले को बदलने के लिए लंबे समय से मांग चली आ रही थी। यहाँ तक कि विधायक भी इस फैसले को हटाने की बात कर रहे थे। विपक्ष की ओर से इस फैसले को त्रिवेंद्र सरकार में मांग की गई थी लेकिन नहीं हुआ। अब जब त्रिवेंद्र रावत की सरकार की जगह तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में ही इसका फैसला दे दिया है। तीरथ सिंह रावत के इस फैसले से पहाड़ पर अवैध निर्माण के रास्ते भी खुलते नजर आ रहे हैं। बिना नक्शा के अगर निर्माण होंगे तो वाकई में अवैध निर्माण में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तीरथ सिंह रावत के रूप में उत्तराखंड को एक ईमानदार और नेक छवि वाला मुख्यमंत्री मिल चुका है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जो ब्यूरोक्रेट्स की टीम होगी उसमें भी ईमानदार अधिकारियों की झलक दिखने वाली है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन उनकी टीम में होगा, जरा रिपोर्ट देखिए। नई टीम को लेकर ब्यूरोक्रेसी में हलचल, तीरथ के सिस्टम में अफसरों की तैयारी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है लेकिन सिस्टम बदल चुका है। कुछ दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत का सिस्टम चल रहा था, अब तीरथ सिंह रावत का सिस्टम चल रहा है। तीरथ सिंह रावत के सिस्टम में अधिकारियों की टीम तैयार हो रही है और नए मुख्यमंत्री की नई टीम को लेकर ब्यूरोक्रेसी में खासी हलचल है। अभी मुख्यमंत्री की नई टीम में एक ही नई तैनाती वरिष्ठ IAS अफसर शैलेश बगोली के तौर पर हुई है। शैलेश बगोली को सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। जाहिर है शैलेश बगोली CM की टीम में एक मजबूत अफसर होंगे। शैलेश बगोली को मुख्यमंत्री का सचिव बनाए जाने से ये साफ हो गया है कि नए मुख्यमंत्री की नई टीम में ईमानदार छवि वाले अफसरों को जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पसंद के उन अफसरों को तवज्जो मिलेगी जिनसे राजनीतिक सफर में कार्यशैली का अच्छा तजुर्बा रहा है। CM की टीम के महत्वपूर्ण अफसरों में सबसे बड़ा नाम अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सामने आ रहा है। वे कड़क प्रशासनिक क्षमताओं और ईमानदार साफ सुथरी छवि वाली अफसर हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स हमारी सरकार का बहुत बड़ा एक हिस्सा है
और कहीं किसी बात को लेकर विवाद नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा। क्योंकि विवाद तो वहाँ होते हैं जहाँ मुख्य उद्देश्य से भटक कर कुछ और उद्देश्य नेताओं का या राजनीति का या सरकार का जब बन जाए। इतना तो साफ है कि जो अधिकारी त्रिवेंद्र रावत के नजदीक थे वो अब नए सीएम तीरथ के नजदीक नहीं होंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत के नजदीकी लोगों का मानना है कि नए और युवा चेहरे टीम का प्रमुख हिस्सा होंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मुख्य तौर पर ताकतवर होकर उभर सकती हैं। इसके अलावा वित्त सचिव अमित नेगी, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयाकी, सचिव एलन फेनाई, प्रभारी सचिव सी रविशंकर, प्रभारी सचिव दीपेंद्र चौधरी, प्रभारी सचिव विनय शंकर पांडे, अपर सचिव युगल किशोर पंत, अपर सचिव रणवीर चौहान, अपर सचिव नीरज खैरवाल जैसे अफसर शामिल हो सकते हैं। प्रभारी सचिव एस.ए. मुरुगेशन, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव ईवा आशीष श्रीवास्तव, रवनीत चीमा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। वर्तमान में फील्ड में प्रशासनिक अफसर के तौर पर तैनात कुछ अधिकारियों को शासन में बुलाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। फील्ड के अफसरों में से कुछ अफसर सीएम की टीम में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तीरथ मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। 11 में से 9 मंत्रियों ने न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और इस 1 साल के लिए क्या कुछ है मंत्रियों का रोड मैप और मंत्री कैसे सोचते हैं कि आगे उत्तराखंड का विकास होगा, देखिए सभी मंत्रियों से खास बातचीत। जोड़ रही हैं मैम, आपको एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, आप दूसरी बार, क्या लगता है 1 साल का समय है, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने माननीय मुख्यमंत्री तीरथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिखाया है और पूरी जिम्मेदारियों के साथ मैं इस विश्वास का निर्वहन करूंगी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मुझे अपने इस उत्तराखंडी परिधान के रूप में जो है अपना ओथ लेने का मौका मिला है और जो कि क्षण मेरे लिए बड़ा ही गर्व का है। आज उत्तराखंड के जिस कल्चर को आप जो है रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसको बचाना भी एक बड़ी प्राथमिकता है। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना, यहाँ पर जो पलायन की समस्या, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है वो 1 साल में वो चुनौतियों का पहाड़ पार कर पाएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो 1 वर्ष है वो चुनौती भरापूर्ण जरूर रहेगा, पर तीरथ जी के नेतृत्व में समझती हूँ जिस प्रकार से उन्होंने मंत्री पद संभाला, जिस प्रकार से वो संगठन में रहे हैं और जिस प्रकार से सांसद की भूमिका में वो रहे, तो मैं समझती हूँ पूरे उत्तराखंड से भली भांति वो जानकार हैं और मैं मानती हूँ कि उनके नेतृत्व में ये चुनौतियाँ को हम जरूर सफलतापूर्वक पार सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए और 2022 जो आ रहा है, मैं समझती हूँ कि उनके नेतृत्व में पुनः हम लोग जो है सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये थी रेखा आर्या जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर उन्हें जो मौका मिला है तो जो काम अधूरे थे उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। साहब, दोबारा शपथ लिया है आपने, आपको क्या लगता है 1 साल का समय जो अतिरिक्त बचा है, 1 साल का जो बचा है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो शेष हैं आप लोगों? देखिए, जो मैंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक मैंडेट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पूर्व जनता के साथ वादे किए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में। उन वादों को किस तरह पूरा करके जन अपेक्षाओं को पूरा करना, ये हमारा तब भी प्राथमिकता थी, आज भी प्राथमिकता है। और चेहरा बदला है, सरकार नहीं बदली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो 2017 के वादों को तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में पूरा करने में निस्संदेह एक और गति मिलेगी, क्योंकि जो 3 पद काफ़ी पहले भर देने चाहिए थे, वो आज वो पद भी भरे गए। तो जिससे बसंत सिंह हमारे चुफाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बसंत भगत जी हैं और इसके साथ साथ गणेश जोशी तीसरी बार के विधायक, इन सब के अनुभव का फायदा राज्य को मिलेगा। पुराने अनुभव, नए जोश, इन सब के सम्मिश्रण के साथ अब आप 1 साल सरकार चलाएंगे। इसमें आपके पास कई चुनाव भी हैं, 2022 में भी आपको जाना है। तो एक तरफ चुनाव जीतना और दूसरी तरफ विकास के जरिए जनता को खुश करना, दोनों चुनौतियां। देखिए, 2017 से उसी लक्ष्य 2000 जब सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद लक्ष्य अगला चुनाव होता है। तो 2017 से सरकार बनने से लेकर पिछले 4 वर्षों की निरंतरता को इस 5वें वर्ष में कायम रखते हुए हमें 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बिल्कुल, तो ये देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए चुनाव की तैयारी तो हम लोग हमेशा करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है और हमने जो 4 साल काम किए उसी काम को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। नए नेतृत्व के साथ नई कैबिनेट गठित हो चुकी है, लेकिन उसमें पुराने चेहरे सब
वापस लाए गए हैं। अरविंद पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है। संस्कृत में शपथ ली थी उन्होंने। सबसे पहले उनसे जानते हैं, सर, संस्कृत में शपथ लेने के पीछे हर कोई तारीफ कर रहा है कि कम से कम आपने जो है संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कम से कम संस्कृत में शपथ ली, और कोई मकसद था इसके पीछे? इस कार्य के लिए जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वजह कोई नहीं, हम लोग देवभूमि के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ वास है। माँ गंगा का उद्गम यहाँ से हुआ है। संस्कृत हमारे प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। निश्चित ही इसके उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए काम हो, इस निमित्त और प्रदेश की प्रगति के लिए कुछ अच्छे शब्दों का उच्चारण हो जाए तो किस घड़ी माँ सरस्वती का वास किसकी जुबान पर होता है। इससे प्रदेश के कल्याण के लिए इस सोच के तहत ये शपथ ली गई है और इसके लिए जिन्होंने हमारी प्रशंसा की, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपके पास प्राथमिक शिक्षा का दायित्व था और सबसे बड़ी बात है संस्कृत एक बुनियाद के साथ, जो बुनियाद खत्म होती जा रही है, आपको लगता है कि ये जो नई दायित्वों के साथ जो है अब आगे बढ़ेंगे? पोर्टफोलियो तो यूँ तो डिसाइड नहीं हुआ, पर मुझे लगता है मैक्सिमम पोर्टफोलियो रिपीट करेंगे। अगर आपके पास दोबारा प्राथमिक शिक्षा आता तो संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी? संस्कृत विभाग में आज तक इसका विनियम कभी नहीं बना, जिसको हम कैबिनेट तक ला चुके हैं। उसे विनियम को प्रस्ताव पास कराना और जो संस्कृत शिक्षा को देने का काम जो हमारे आचार्य बंधु कर रहे हैं, उनके नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई भी सकारात्मक एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया। उसके लिए हमने काम किया है। इसी सरकार चला रहे थे अभी तक जो है। विपक्ष के लिए मैं इस शुभ अवसर पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो है संविधान के तहत, लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत विपक्ष की भूमिका उनको मिली है और विपक्ष की भूमिका के तहत हमारा विरोध करना ही उनका दायित्व है। इस नाते मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे अरविंद पांडे जी, जिन्होंने जो है तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं भी बताई कि किस तरीके से संस्कृत में केवल उन्होंने शपथ नहीं ली है, बल्कि संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और आगे मौका मिलेगा तो उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। हमारे साथ मौजूद है यशपाल आर्य जी। यशपाल जी, एक बार फिर से आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है जो है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं पहले केंद्रीय नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझसे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और जिस तरह से एक दूसरी पारी में मुझे अवसर मिला है, हम सब मिलकर पूरी सरकार, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन जो उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहेंगे और आने वाले समय में जो हमारा विजन है, जो हमारी दृष्टि है। कम समय, ज्यादा बड़ी चुनौती, ज्यादा बड़ा चैलेंज। समय कम नहीं है। पिछले 4 साल, आने वाला वक्त, हम मिलकर उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने पिछले सालों में काम किया है उसको जनता तक बीच ले जाएंगे और हमारी निश्चित रूप से हमें सकारात्मक उसका परिणाम मिलेंगे और 2022 के चुनाव में हम सब मिलकर पुनः सरकार को वापसी कराएंगे। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे यशपाल आर्य जी, जिन्होंने कहा कि समय कम नहीं है। तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड की नई कैबिनेट गठित हो चुकी है। एक बार फिर से हरक सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। सबसे पहले हमारे साथ हरक सिंह रावत जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन इसके साथ कई नई चुनौतियां भी आपके पास हैं। विपक्ष को जवाब देना है, अभी चुनाव में भी जाना है और सरकार को जो जनता की जो उम्मीदें हैं उसे भी पूरी करना है। किस तरीके से इन चुनौतियों को देखते हैं? देखिए, क्योंकि मैं तो त्रिवेंद्र राव जी के साथ भी मंत्रिमंडल में था और जो 4 साल में हमने विभागों को और प्रदेश को समझा है और विशेष करके ये उत्तराखंड एक राज्य आंदोलन के जन भावनाओं के आधार पर बना है। माननीय अटल जी ने इस राज्य को बनाया है, तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों को उत्तराखंड से हैं और इस समय उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं कि लोगों को लगता है कि दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो हम ज़्यादा अपेक्षाएं लोगों को हमसे हैं। और माननीय मोदी जी ने जिस तरह उत्तराखंड को अकेली 2 योजनाओं में, चाहे 4 धाम योजना हो, चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग योजना हो, अकेली 2 योजनाओं में लगभग 40,000 करोड़ से अधिक की धनराशि इन 2 योजनाओं पर खर्च हो रही है और बाकी योजनाएं अलग है। जिस तरह केंद्र नेतृत्व उत्तराखंड में काम कर रहा है,
प्रदेश की सरकार उसके अनुरूप काम करेगी तो 9 महीने कम नहीं होते किसी काम के लिए, संदेश देने के लिए। बिल्कुल, तो ये थे हरक सिंह रावत जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 9 महीने कम नहीं होते हैं अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता साबित करने के लिए, और सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी और ये अनवरत प्रक्रिया है जो 4 साल में काम किया, अगले 1 साल में उसे आगे बढ़ाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तीरथ सरकार की नई कैबिनेट गठित हो चुकी है। वरिष्ठ मंत्री वंशीधर भगत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शपथ हो चुकी, पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी, किस तरीके से अब काम को आगे बढ़ाना है, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी? हर चीज़ प्रायोरिटी है। जो जनता के हित में हम कर सकते हैं उसको हमको करना है और सारी टीम लगी हुई है। संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास में आगे बढ़ाना है ताकि 2022 को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः लौटा सकें और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो, कार्यकर्ता में उत्साह आए, कार्यकर्ता को लेके हम जनता के बीच में जाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, पहली कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसले हुए हैं। एक तो कोविड के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लिया गया, और दूसरा एक कमेटी बनाई गई है जिसका नेतृत्व आप करेंगे कि 2016 के बाद जो प्राधिकरण बने उसमें जो मानचित्र पास करने को लेकर के विधायकों में लगातार असंतोष रहा है, वो कमेटी किस तरीके से काम करेगी और किन किन बिंदुओं को लेकर के आप लोग देखेंगे? देखिए, एक तो कोविड वाले जो मामले थे वो एक राजनीतिक भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, बस केवल लोग काम कर रहे थे तो उनको उस समय लॉकडाउन की वजह से धाराएं लगा दी गई और उन पर केस कर दिए गए, वो केस सब उठा लिए गए हैं। दूसरा, ये जो प्राधिकरण का विषय है, प्राधिकरण में लगभग मोटा मोटा हमने तय कर लिया है कि जो पूर्व में प्राधिकरण का स्वरूप था वही स्वरूप रहेगा। जो नए ग्रामीण क्षेत्र शहरों में सम्मिलित हुए हैं उनको उसमें शामिल नहीं करेंगे, और डिटेल से जाने के लिए एक बार 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो कमेटी एक बार फिर बैठ के विचार कर लेगी, जो ठीक होगा, जनता के हित में होगा, उसको करेंगे। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे वंशीधर भगत जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग एक टीम के तरीके से काम करेंगे और टीम जब काम करेगी तो नतीजे बेहतर ही होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। बड़ी चुनौती, बड़ा दायित्व, मंत्री बनाया गया है, कितना बड़ा एक टास्क देखते हैं? बिल्कुल, मैं मंत्री बनाने के लिए मैं सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दे रखी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। मैं जनभावना के अनुरूप जनता की जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की जो जन कल्याण योजना है, उन योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम करूँगा। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य है, उद्देश्य है हम लोगों का सबका कि प्रदेश की जनता की जन भावना के अनुरूप 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बने। पिछली सरकार में आपने सिस्टम की खामी की बात कही थी, पिछली सरकार में आपने कई सवाल भी खड़े किए, तब आपको लगता है आप खुद सरकार में शामिल हो गए हैं? हमने कोई सवाल खड़े नहीं किए, बहुत बढ़िया काम किया पिछली सरकार ने, उन कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कोई उसका विरोध नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार भी उन कामों को आगे बढ़ाएगी। आपको जिस तरह से जिम्मेदारी मिली, पहाड़ की बहुत सारी चुनौतियां हैं, खास करके जो पलायन वहाँ की बड़ी समस्या है, शिक्षा को लेकर के एक बड़ा काम करना बाकी, आपको लगता है ये 1 साल उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए काफी होगा? हमारे लिए 4 साल का समय हमने काम कर लिया, 1 साल का समय, 1 साल के अंदर कर पहाड़ का पलायन रोकेंगे, वहाँ स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, तो ये थे विशन सिंह चुफाल जो जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई सिस्टम पर सवाल खड़े नहीं किए थे। आपको मंत्री बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। हरिद्वार जैसी जगह से ऐसे वक्त में जब कुंभ चल रहा है उस वक्त आपको मंत्री बनाया गया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ हमारे पिछले 4 साल भी बहुत अच्छे रहे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश में बहुत अच्छा काम होगा, विकास होगा। और जो जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है, मैं बस का बड़ा ईमानदारी से और बड़ी सच्चाई से इसका पालन करूँगा। एक संत होने के नाते आपके दिल में भी एक पीड़ा रही होगी कि महाकुंभ का आयोजन जिस भव्यता के साथ होना चाहिए तो उस भव्यता के साथ नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया है कि हरिद्वार का जो कुंभ होगा वो भव्यतम होगा। मैं समझता हूँ अब की बार का कुंभ बहुत ऐतिहासिक कुंभ होगा और जो भी हमारे यात्री हरिद्वार के अंदर स्नान के लिए आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मंत्री बने हैं, आपने पिछली सरकार में कुछ सिस्टम पर सवाल उठाया था,
कुछ मंत्रियों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। आपको लगता है अब आप खुद मंत्री बन गए हैं, खुद उस तरह के उसी दायित्व को निभाएंगे? मैंने कभी कोई सरकार पर सवाल नहीं उठाया, ना किसी मंत्री पर उठाया कभी सवाल। इतना जरूर रहा कि भाई कार्यकर्ता निराश नहीं होने चाहिए, सब प्रदेश में अच्छा काम होना चाहिए। आपको कभी एक सैनिक बनकर देश की सीमाओं की हिफाजत की और अब एक मंत्री बनकर उत्तराखंड यानी देवभूमि के विकास पर अपनी भूमिका अदा करेंगे। अब आपके पास सरकार का जिम्मा है, सरकार को आगे बढ़ाना है, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूं और सैनिक तो हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। मैं जब राजनीति में आया था, मुझे राजनीति की ABCD नहीं मालूम थी। मेरे पिताजी भी फौजी थे, मैं भी फौजी था। बाई एक्सीडेंट में राजनीति में आ गया। क्षेत्र की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया, 3 बार विधायक बना दिया और आज मेरे नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा कर माननीय नड्डा जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, अनिल बलूनी जी ने, प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत जी ने, मेरे संघ के अधिकारियों ने मेरे प्रदेश नेतृत्व से भरोसा जताया है। और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मंत्री बने, कभी वो मंत्री बनूंगा, आज कैबिनेट मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद मुझे दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उन मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों की दुआएं जो गरीबों के बीच में काम करता हूं मेरे साथ थी, कि मुझे आशीर्वाद मिला। आज के इस खास शो में हमने आपको रूबरू कराया पूरी नई सरकार से, लेकिन सरकार के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।